चलिए शुरू करते हैं आज प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद। जितने भी मंत्री परिषद होते हैं वो और जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि पॉलिटिकल जल्द खत्म हो जाएगा, जल्दी फटाफट चलने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा तो हम जल्दी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भी खत्म करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 में है, आर्टिकल 75 में है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हम सब जानते हैं। और इसकी आर्टिकल की बात होगी, अनुच्छेद की बात होगी तो 75 याद रखेंगे। अगर आगे सवाल पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए, जितना लोकसभा का होता है। लोकसभा का 25 होते हैं, तो प्रधानमंत्री लोकसभा से संबंधित है, 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा अगर आप पीएम के लिए लड़ना चाहते हैं तो। आगे सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री होते कौन है? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, आप जानते हैं, याद रखिएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, जो कि अभी मोदी जी हैं। चलिएगा थोड़े से इसमें कलर मैंने जानबूझ के चेंज किया है, जो ओरिजिनल कलर था मैंने वही दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे इस सवाल को देखिए और बताइए आपको क्या भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित होता है कैसे? संविधान द्वारा ही गठित होगा, हम भी जानते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है गठित होता है संविधान द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हम आर्टिकल 75 के तहत जानते हैं। आगे सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं, अच्छे से जानते हैं। आगे सवाल है भारत के शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत के शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, हम अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अगर कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, हम जानते हैं, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री हैं, जो कि पहले इसी को योजना आयोग के नाम से जानते हैं, जो कि स्पेशल इसका वीडियो मैं चलाऊंगा। आगे सवाल है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति जो होते हैं सभापतित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगर संघीय मंत्रिमंडल की बात करें, मतलब मंत्रिपरिषद की बात करें, तो इसका सभापतित्व कहिए कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो प्रधानमंत्री में। अगर पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर वास्तविक तथ्य की बात करें तो मतलब कौन चलाने वाला होता है, एक तरह से निवास कौन करता है, मतलब एक तरह से कौन मेन भूमिका में रहता है, तो हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, बस ऐसे याद रख सकते हैं। आगे सवाल है कि कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है। मतलब कहने का मतलब, इसे ध्यान से सुनिएगा, कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं नियुक्त हुए थे किस समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, मतलब नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है। अगर पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, तो याद रखिएगा एच डी देवगौड़ा थे। अगर पूछे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था, तो याद रखिएगा एच डी देवगौड़ा थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रधानमंत्री से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आता है पॉलिटिकल से कोई भी एग्जाम तो, ठीक है। अगर पूछे आपके कि कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो चौधरी चरण सिंह ही थे। मतलब लोकसभा का विश्वास जो मत था प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर रहे थे, वो पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे, कौन? चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा लोकसभा का विश्वास मत नहीं था तो भी बन गए थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो, अगर प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो याद रखिएगा जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो अपना पक्ष का मत नहीं दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है।
आगे सवाल अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हैं, दोनों हम जानते हैं। महिला अगर प्रधानमंत्री और पुरुष में अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा रुकने की जरूरत है। आगे सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात अगर बात करें भारत के किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, तो गुलजारी लाल नंदा किए थे, याद रखिएगा। मतलब नेहरू जी का निधन के पश्चात अगर पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है कि पद पे धारण किए थे। ठीक है, आगे सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, तो मोरारजी देसाई को क्या हुआ था कि इन पे अविश्वास प्रस्ताव हो गया था, जिसके कारण से सर्वप्रथम जो व्यक्ति का नाम आता है मोरारजी देसाई, उन्हीं को हटना पड़ गया था, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पद से। याद रखिएगा, ये भी पूछता है। और याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसके लिए तो एकदम जबरदस्त है, याद रखिएगा, आप खुद देख के समझ सकते हैं। कौन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का जो है सामना नहीं किया, तो संसद का सामना वही करने वाले कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे, याद रखिए, जो कि बिना विश्वास मत के ही प्रधानमंत्री बन गए थे। आप जानते हैं लोकसभा का विश्वास मत नहीं था तो भी बन गए थे, तो यही ना होंगे जो कि कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं करना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, याद रखिएगा। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहे, तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम जानते हैं आप प्रथम जो है प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के समय सबसे कम समय के लिए कौन आसीन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, याद रखिएगा, सबसे कम समय के लिए थे। मतलब देखिए प्रधानमंत्री पद पर तो थे, ठीक है, एक कार्यकाल में, याद रखिए, सबसे कम समय की बात किया जाए कि कम से कम समय में आसीन रहे थे, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी कम तो रहे थे लेकिन अपने दबदबे में रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया, तो गुलजारी लाल नंदा किए थे, याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो है कार्य के रूप में मतलब लिए थे भूमिका निभाने के लिए, तो गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है, जो कि याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू जब डेथ किए थे, निधन हो गया था, उनके बाद भी यही पद संभाले थे, है ना। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे। यही पूछता है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो याद रखिएगा वो हैं हमारे राजीव गांधी जी थे। ठीक है, आगे सवाल पूछता है कि भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन रहा था, मोरारजी देसाई, जो कि इनकी चर्चा क्या सुने कि इन पे अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया था, पद से हटना पड़ गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन पे ही जो है सबसे ज्यादा उम्र में बने भी और फिर हट भी गए थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई। आप जानते हैं इन्हीं पे अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, जिसके कारण मोरारजी देसाई जो हैं सबसे ज्यादा उम्र में तो बने थे ही और त्यागपत्र भी देना पड़ गया था, याद रखिएगा, पद पर रहते हुए। ठीक है, तो इतिहास बनता है ऐसे ही। ठीक है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले जो है वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। तो लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाली अगर पूछे प्रधानमंत्री कौन है, तो महिला में अगर देखा जाए प्रथम तो इंदिरा गांधी है, लेकिन पराजित होने वाली प्रथम महिला लोकसभा चुनाव में तो इंदिरा गांधी ही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, तो मनमोहन सिंह थे, याद रखिएगा। कौन थे, मनमोहन सिंह थे, याद रखेंगे। मोरारजी देसाई से क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि ये ज्यादा उम्र में बने थे भी, इन पर अविश्वास प्रस्ताव भी आया था और ये त्यागपत्र देना पड़ गया था पद से, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी से एक चीज होता है कि लोकसभा चुनाव में पराजित हो गई थी, याद रखिएगा, जो कि इंदिरा गांधी हार गई थी, आप जानते हैं, जिसमें याद रखिएगा प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी थी, याद रखिएगा। सिख अगर पूछे तो याद रखिए मनमोहन सिंह, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, आगे सवाल है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत जो विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही चला था, जो कि कम समय में आसीन रहे थे और हट गए थे। तो अगर पूछे किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुति विश्वास प्रस्ताव जो हुआ था पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुति हुआ था। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री जब बने थे उसमें प्रस्तुति जब हुआ था विश्वास प्रस्ताव का, वो लंबा चला था, याद रखिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का भूमिका ज्यादा था,
क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लंबा बहस चला। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो 3 की मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। कौन कौन हुए ये बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं उन तीनों को, नहीं तो नेक्स्ट में मैं बता दूंगा। अब तक लोकसभा में प्रस्तुति अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ ज़्यादा रखा गया था। इनके समय में, इंदिरा गांधी के समय में, याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव इतना आया कि मत बोलिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये लंबा चला था विश्वास प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के समय, आप जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं कम समय में रहे थे, कम समय आसीन रहे, हट गए। इन्हीं पे जब अविश्वास प्रस्ताव का मत जब आना था, उससे पहले ही बोल दिया कि जाओ हम छोड़ देते हैं अपना पद। इनका अपना एटीट्यूड था, मतलब समझ रहे हैं। तो अगर पूछ दे कि विश्वास प्रस्ताव आने से पहले कौन त्यागपत्र दिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई थे, आप जानते हैं। और ये मोरारजी देसाई का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए बनता है, ज़्यादा उम्र में बने थे। दूसरी बात, त्यागपत्र देना पड़ गया था अविश्वास प्रस्ताव में होने के कारण, इनको त्यागपत्र देना पड़ गया था, याद रखिएगा। ठीक है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में होती है, हम जानते हैं। क्योंकि लोकसभा जो भी है प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें सारे प्रधानमंत्री के कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होते हैं, हम जानते हैं। तो भूमिका ज़्यादा होती है। मंत्रिपरिषद एक तरह से प्रधानमंत्री से के साथ बनना हुआ होता है, आप जानते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो लोकसभा के, मतलब जो शब्द हैं थोड़े से याद रखिएगा। प्रसाद पर्यंत कहा जाता है, मतलब पदासीन कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके अधीन होता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसके अधीन मंत्रिपरिषद जो बनता है? तो लोकसभा के ही अधीन होता है ना, क्योंकि इसमें ही तो मत देने का होता है, इसके तहत ही तो मंत्रिपरिषद बनता है, प्रधानमंत्री लड़ते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मतलब प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, है कि नहीं? क्लियर? क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना? ये जुड़ा हुआ, पीछे से भी आप पढ़ते आ रहे हैं ना, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो है संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक रहेगा। याद रखिए, 6 माह तो हमेशा टिक लगा के आइएगा ना, तो लगभग सही हो जाता है। सब चीज़ में तो 6 माह पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अगर मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अगर संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रहेगा? तो याद रखिएगा 6 माह तक जरूर बना रहेगा, उसके बाद भले के हट जाए। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री और उनके जितने भी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। आगे सवाल पूछता है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं, जो कि मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे सवाल है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति ही होंगे, ये आप भी जानते हैं। तो जितने भी प्रधानमंत्री के जितने भी सदस्य मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सारे केवल लोकसभा के प्रति ही होंगे उत्तरदायी, और किसी के प्रति नहीं होंगे। भारतीय संविधान के जो होते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो आर्टिकल 75, जो कि हम शुरू में ही पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 15, जो कि राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। और इसकी नियुक्ति जो है करता कौन है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो भारत में मंत्रिपरिषद के
मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं तो लोकसभा से ही लिए जाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य होते हैं किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है, हम अच्छे से जानते हैं। आगे सवाल अगर पूछेगा कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करेगा, तो केंद्रीय मंत्रीगण करेंगे। अगर आपसे पूछे कि संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती कौन है, तो मंत्रिपरिषद होते हैं। अगर संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, तो मंत्रिपरिषद होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो वो होता है राज्य मंत्री। मतलब कौन सा ऐसा मंत्री है, तो राज्य मंत्री ऐसा जो है केंद्र सरकार का मंत्री तो होता है लेकिन जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो राज्य मंत्री ही है। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है कब बुलाया गया था, तो हम जानते हैं 1963 में हुआ था, मतलब 1963 में ये बुलाया गया था। तो अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था, तो 1963 में आया था, जो कि हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में आया था, याद रखिएगा। तो ये 1963 में आया था, याद रखिएगा। आगे सवाल पूछता है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए लोकसभा याद रख लीजिएगा। ठीक है। आगे सवाल पूछेगा आपसे कि भारत में मंत्रिपरिषद कौन जो है प्रस्ताव रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। तो हम मंत्रिपरिषद जो है विश्वास प्रस्ताव रखता है, जो कि जिससे मोरारजी देसाई हटे थे, आपको याद होना चाहिए, है ना। इन पे हुआ था अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, वो हट गए थे। अब विश्वास प्रस्ताव कौन रख सकता है, मंत्रिपरिषद रख सकता है, याद रखिएगा। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य जो है दे सकता है, तो हाँ दे सकता है। अगर राज्यसभा का सदस्य होता तो नहीं देगा, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। लोकसभा का है तो देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग अगर करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करेगा, तो राष्ट्रपति को। अगर प्रधानमंत्री देना है या मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री देगा तो सब चले जाएंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे, याद रखिएगा। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, याद रखिएगा। कितना प्रतिशत, 15%। अगर संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर पूछे कितनी हो सकती है, तो 15% हो सकती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम कहते हैं शून्यकाल। कैसे याद रखेंगे, अगर मान लीजिए 12:50 को मानते हैं, अगर पूरे 12 हो गया तो शून्य काल हो गए, याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्नकाल आते हैं, प्रश्नकाल के ठीक बाद आ जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा उस समय जब स्वतंत्र हुआ था उस समय प्रथम मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्य अगर पूछता तो 36 सदस्य थे, याद रखिएगा, 36 सदस्य थे, याद रखिएगा, पूछता है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर थी, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन मंत्री थी, तो राजकुमारी कौर थी। राजकुमारी अमृता कौर भी बोलते हैं, राजकुमारी कौर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो इनका नाम है, किसी भी एंगल से दे सकता है, हो सकता है राजकुमारी कौर कर दे, नहीं तो अमृता कौर कर दे, तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर थी, जो कि पहली थी, याद रखिएगा। और कितने सदस्य थे उस समय, 36 थे, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय। ठीक है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे कौन, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये पूछता है कि शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, पहला शिक्षा मंत्री, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार बलदेव सिंह थे, याद रखिएगा। अगर प्रतिरक्षा मंत्री बोले, रक्षा मंत्री मतलब बोला जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, तो सरदार वल्लभ देव सिंह बताइएगा। और अगर शिक्षा मंत्री बोले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बोलिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, यहाँ पे R.K. षणमुख चेट्टी जी हैं,
चटर्जी जी नाम है, याद रखिएगा। षणमुख चटर्जी जी हैं, याद रखिएगा, वित्त मंत्री थे उस समय, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री अगर पूछे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो कानून मंत्री की बात करेंगे तो B.R. अम्बेडकर को, वित्त मंत्री की बात करेंगे तो षणमुख चटर्जी को, और प्रतिरक्षा मंत्री को बात करेंगे तो सरदार बलदेव सिंह को, और शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी थे, याद रखिएगा। तो संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री का नाम अगर आपसे पूछे तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का बताइएगा, जो कि पहले थे, याद रखिएगा, त्यागपत्र दिए थे संघीय मंत्रिपरिषद से। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी कौर थी, अमृता कौर थी, जो कि हमारे प्रथम जो है क्या थी, अभी जस्ट आप पढ़े थे, जो कि हमारे दिमाग से स्किप किया, एकमात्र महिला मंत्री थी उस समय स्वतंत्र भारत की, जो कि लंबे समय तक लगातार एक ही विभाग में रही थी, केंद्रीय मंत्री रही थी, जो कि राजकुमारी अमृता कौर थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बनने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो याद रखिएगा HR खन्ना का नाम आता है, याद रखिएगा, खन्ना जी का नाम आता है, HR खन्ना जी का आता है केंद्रीय मंत्री बनने रहने का रिकॉर्ड, याद रखिए, सबसे कम अवधि के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे कम अवधि के लिए तो HR खन्ना का। और अगर लगातार एक ही विभाग में रहने वाली राजकुमारी अमृता कौर, जो कि एकमात्र महिला थी, कब, स्वतंत्रता के समय की, उस समय की। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा कि भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल। देखिए ये प्रधानमंत्री से ज़्यादा क्वेश्चन जितना आना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। स्पीड में इसलिए बता दिया क्योंकि और भी हमको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ, फास्ट करना चाहता हूँ और आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आप सपोर्ट करें, हम फास्ट चलेंगे। और जल्द ही 2 से 3 दिन में सोच रहा हूँ अपलोड करके पॉलिटिकल खत्म कर दूँ, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी करते हैं, सॉरी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मैंने डाल दिया, इंडियन ज्योग्राफी। भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री या उनके कार्यकाल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, आप जानते हैं, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 15/8/1947 से लेके हमारा 1964 तक रहे थे। और 63 में क्या आया था, याद रखिए 1963 में क्या आया था, पहला अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था, जो कि शुरू हुआ था। तो अगर पूछेगा कि 1963 में क्या आया था, पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, प्रधानमंत्री से अगर संबंधित पूछेगा तो, ठीक है, क्लियर। और जो कि 64 में किसके समय में आ गया था, जवाहरलाल नेहरू के समय में ही शुरुआत हो गया था पहला, उसके बाद तो आते ही रहता है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के समय अगर बात करें, कार्यकाल अगर पूछे 47 से 64 की बात करते हैं, बहुत लंबा समय रहे थे, यही रहे थे। अगर पूछा जाए लाल बहादुर जी का, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे 64 और 66 में ही रहे थे, क्योंकि ये फिर चल दिए थे, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की बात करें तो 66 से 77 तक रही थी, इनके समय में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव आया था, आप जान भी करते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, वही पढ़े भी थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो इनका भी 77 से लेके 79, मतलब इंदिरा गांधी हटी थी वैसे ही बन गए थे मोरारजी देसाई, और सबसे ज़्यादा उम्र दराज बन गए थे, आप जानते हैं मोरारजी देसाई को, जो कि 77 से लेके 79 तक थे, मतलब 1977 से लेकर 1979 तक थे, है ना। तो आप जानते हैं, और इनका अगर बात करें तो इनके समय में ये जो पद पे रहते हुए इनको हटाना पड़ गया था, इन पे अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, आप जानते हैं। सबसे कम उम्र के, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र पे आसीन भी हुए थे, हट भी गए थे, याद किया, और त्यागपत्र देना पड़ गया था। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो इनके बारे में भी हम अभी पढ़े हैं, जो कि इनका अगर बात करें 79 से 80 तक ही था, बहुत कम समय तक रहे थे, जानते हैं 1 साल तक ही रहते। क्यों रहे थे, क्योंकि इनके आने के बाद तुरंत ये इनको आना पड़ गया था, और ये बिना कुछ किए, मतलब बिना कोई मतलब कुछ किए बन गए थे प्रधानमंत्री, जो कि हम पढ़े थे चौधरी चरण सिंह के बारे में। फिर इंदिरा गांधी फिर आई थी भाई, तो 80 से 84 रही, फिर रही थी, तो 80 से 84 फिर रही थी इंदिरा गांधी जी, याद रखिएगा। फिर उसके बाद तो इंदिरा गांधी जी तो देखे रहे। फिर अगर बात करें राजीव गांधी की बात करें तो 84 से 89 की बात करते हैं, याद रखिएगा। फिर राजीव गांधी आए थे, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी बात करते हैं तो 89 से 90 की बात करते हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है।
इसी तरह चंद्रशेखर सिंह का देखिए, ये भी प्रधानमंत्री बने थे, इनका भी आता है। और पीवी सिंह नरसिम्हा राव के बारे में तो हम बता चुके हैं ऑनलाइन में, ये भी 91 से 96 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का तो 96 से 96 में ही खत्म हो गया था, सबसे कम समय तक रहे थे पद पे, इनके बारे में जानते हैं। एच.डी. देवगौड़ा की बात करते हैं, ये भी कम समय का नाम सुने होंगे, लेकिन एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो 96 से 97 एक साल ही रहे थे। आई.के. गुलजारी की जो गुलजारी लाल नंदा कहिए इनको, ठीक है, ये भी 97 से 98 ही रहते, एक साल ही रहे थे। इनके बारे में भी मैंने ऑनलाइन में बता चुके हैं, ठीक है। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, फिर दोबारा आए थे, जो कि 98 से 99 तक ही रहते, ये भी एक साल मतलब कम समय में रहे थे, फिर आए दोबारा तो 99 से लेकर 2004 तक रहे थे, इसमें थोड़ा सा 5 साल तक रहे थे। ऐसे उनका चलता रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का, जो कि इन पे ही अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही अपने आप को पद त्याग दिए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि सिख हैं, प्रथम सिख थे, जो कि 2004 से 9 तक रहे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 9 से 14 तक रहे थे, याद रखिएगा। फिर अब जो चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कि दास जी हैं, जो कि अभी से चल ही रहे हैं, 14 से अभी तक चल रहे हैं, 2024 तक, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अपडेट अपना ध्यान रखना है। डेट तो ज़्यादा नहीं पूछेगा इससे, लेकिन आपसे ये पूछेगा जरूर। और चलिए ये खत्म करते हैं। नोट है गुलजारी लाल नंदा, जो हैं 27 मई 64 जो होता है 1964 से लेके 9 जून 1964 तक, एवं 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो गुलजारी लाल जो नंदा थे सिर्फ कार्यवाहक थे, और कुछ ऐसा नहीं था, पद में बन गए थे, क्योंकि उनके जो उनसे पहले था जहाँ पे खाली होता था इनको मतलब भर दिया जाता था, ये ध्यान रखना है। तो 2 बार बने थे, याद रखेंगे, कार्यवाहक के रूप में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्रधानमंत्री भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आने वाला है आपका, जो कि टॉपिक क्या है मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।